आज हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को पढ़ेंगे। जो मोस्ट इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है उसको हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 29 रूल 29। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स और ऑपरेटर्स शैल बी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है वो यह केवल भारत देश के लिए ही लागू है, किसी दूसरे देश के लिए यह लागू नहीं है। ठीक है। रूल नंबर 29 इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि जितना भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का लाइन्स है या ऑपरेटर से उपकरण है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिसे सप्लायर सप्लाई देता है तो वह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से ही देता है, और हम लोग जो उपकरण लगाते हैं वह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से ही लगाते हैं। जैसे कि भारत में 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। यदि अमेरिका का कोई सामान लेकर भारत में लगाए तब वह काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह 60 हर्ट्ज पर काम करता है। भारत में सप्लाई कितना का? 50 हर्ट्ज का। और ऐसी स्थिति में जब वह सामान ख़राब हो जाएगा तब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का नहीं है। रूल नंबर 30 इसमें लिखा हुआ है सप्लायर कैन इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स वायर फिटिंग apparatus आर यूज्ड अंडर हिज कंट्रोल विच आर ऑन कंज्यूमर premises आर इन सेफ कंडीशन। इसमें कहा गया है कि यदि हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 29 के अनुसार काम करते हैं तब सारा इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन वायर फिटिंग और apparatus सप्लायर के कंट्रोल में रहता है। जैसे कि आप कोई भी काम किए रूल नंबर 29 के अनुसार, जैसे कि कोई उपकरण लाए जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से है, उस उपकरण को आपने अपने घर में लगाए और लगाने के बाद यदि वह उपकरण ख़राब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके वजह से किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है शॉक लगने से या किसी भी प्रकार का, तो उसका जिम्मेदारी किस पर है? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट पर, सप्लायर पर, जो बिजली बांटता है, जो पूरा गांव शहर में बिजली सप्लाई करता है, पूरा स्टेट में जो बिजली सप्लाई करता है, उसका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी दुर्घटना होने से बचाना। यदि आप रूल नंबर 29 के अनुसार काम किए हो और आपके साथ कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है तो उसका मुआवजा किसको देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप रूल नंबर 29 के अनुसार काम करते हैं तो सारी चीज़ें आप हमारे कंट्रोल में रहते हैं, सप्लाई लाइन भी, वायर फिटिंग भी, ऑपरेटर्स भी, तो आपके कंट्रोल में था तो यह दुर्घटना हुआ कैसे? शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे? ये बात रूल नंबर 30 में लिखा हुआ है। रूल नंबर 31 इसमें लिखा हुआ है देयर इज ए कटआउट यानी कि फ्यूज एट कंज्यूमर परमिसेस, यानी कि कंज्यूमर परमिसेस के बाहर एक कटआउट लगा होना चाहिए, फ्यूज़ लगा होना चाहिए। कंज्यूमर यानी कि क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा है। आप यदि घर में इलेक्ट्रिसिटी को ले रहे हैं तो वही कंज्यूमर परमिसेस हो जाएगा। यदि आप दुकान में ले रहे हैं तो वह दुकान ही कंज्यूमर परमिसेस हो जाएगा। यदि आप अपने कंपनी में ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो वह आपका कंज्यूमर परमिसेस हो जाएगा। यदि आप बिल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ले रहे हैं तो वही आपका कंज्यूमर परमिसेस हो जाएगा। और कंज्यूमर परमिसेस में क्या होना चाहिए? एक कटआउट आपको लगाना है। ये आपका काम है, फ्यूज़ लगाने का काम। एनर्जी मीटर तक बिजली विभाग का काम है, उसके बाद जितना काम है आपका काम है। यानी कि बिजली मीटर के बाद एक फ्यूज लगा देना है, एक कटआउट लगा देना है। रूल नंबर 32 आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोल में जो खंभा होता है, पोल का खंभा, वहाँ पे वायर का जाला बिछा हुआ रहता है, वायर का जाला बना हुआ रहता है। इसके घर से वायर जा रहा है, उसके घर से आ रहा है, बहुत सारे घरों से यहाँ से वायर कनेक्टेड रहता है, इसलिए खंभा में क्या रहता है? वायर का जाला बन जाता है। और यदि फॉल्ट आता है तो उस समय न्यूट्रल से ही करंट फ्लो होता है।
और खंभा में इतना सारा वायर का जाला बना हुआ है कि हम न्यूट्रल कंडक्टर को कैसे पहचानेंगे। यही चीज़ लिखा हुआ है रूल नंबर 32 में कि हम कैसे पहचान सकेंगे न्यूट्रल कंडक्टर को। रूल नंबर 35, इट इंश्योर दैट ऑनर ऑफ एवरी मीडियम एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन shall fix a danger notice at a specific location in Hindi and English both with a sign of skull and bones in red color। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई आदमी है और उसका बहुत बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसके लिए वह एक अपना अलग ट्रांसफार्मर लगाया है और उसी ट्रांसफार्मर उसको जितना चाहिए उतना का वह बिजली मंगवाता है। 11 kV का चाहिए तो वह 11 kV का मंगवाता है, 33 kV का चाहिए तो 33 kV का मंगवाता है, 66 kV का चाहिए तो 66 kV का चाहिए 66 kV का मंगवाता है, और फिर उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी करना है उसको वह करके यूज़ करता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे किसी के साथ दुर्घटना ना हो जाए, जैसे कि अपना ट्रांसफार्मर लगाया है और उस ट्रांसफार्मर के पास किसी का दुर्घटना हो जाता है ट्रांसफार्मर की वजह से, या खंभा उम्बा है, खंभा उम्बा में कोई चिपक गया करंट वरेंट की वजह से, तो ये चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, उस आदमी का जो वह इलेक्ट्रिसिटी को मंगवा रहा है। इसलिए ऐसा दुर्घटना ना हो, उसके आसपास स्पेसिफिक लोकेशन में क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख देना है कि डेंजर है यहाँ पे। स्पेसिफिक लोकेशन पर लगाना, ऐसा नहीं कि ऐसा जगह पर लगा दिया कि वहाँ से किसी को दिख ही नहीं रहा है कि ये डेंजर है कि नहीं है, यहाँ जाना डेंजर हो सकता है या नहीं, इसलिए स्पेसिफिक लोकेशन पर लगाना है। और लिखना है हिंदी और इंग्लिश से, जिसको हिंदी पढ़ना आता है वो हिंदी पढ़ के समझ जाएगा, जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ के समझ जाएगा, और जिसको दोनों में से कुछ नहीं समझ में आता है उसके लिए साइन यूज किया जाता है, एक खोपड़ी का और एक हड्डी का, लाल कलर में। यही होता है डेंजर प्लेट। क्या करना है, स्पेसिफिक लोकेशन पर लगा देना है डेंजर प्लेट को, और उस डेंजर प्लेट में हिंदी इंग्लिश से लिख देना है कि यहाँ पे डेंजर है, और साथ में साइन भी लगा देना है एक खोपड़ी का और हड्डी का लाल कलर में। और जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है कि हड्डी और खोपड़ी का साइन यह दर्शाता है कि यहाँ पे खतरा है, वो कैसे समझेगा कि यहाँ पे खतरा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उस एरिया को वायर से घेर दिया जाता है ताकि वहाँ पे कोई जाए नहीं, उसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। रूल 36, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इंश्योर सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई हैंडलिंग करने का काम करता है, तो उसके पास कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, ये चीज़ रूल नंबर 36 में लिखा हुआ है। जैसे कोई खंभा चढ़ा हुआ है वायर बनाने के लिए, कहीं पे कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया था उसके लिए, और पता चला कि उसका एक हाथ वायर में ही चिपका रह गया और वह ऊपर चला गया, तब सबसे पहले देखा जाएगा कि वह यह काम कर रहा था तो वह सेफ्टी प्रिकॉशन लिया था कि नहीं लिया था, हाथ में ग्लव्स कुछ पहना था, जो जो चीज़ होना चाहिए ये काम करने के लिए सेफ्टी चीज़, वो चीज़ उसके पास था कि नहीं, अगर था तो वो चीज़ उसके साथ था कि नहीं, ये सारा चीज़, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी काम किया जाता है हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड तो कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब आगे रूल नंबर 41 आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सर्किट्स बाय सप्लायर। जैसा कि हम जानते हैं कि पोल खंभे के ऊपर बहुत सारे वायर का जाला बना हुआ रहता है, तो कौन सा वायर किसके यहाँ से आ रहा है, कौन सा वायर किसका है, किस घर का है, तो अलग अलग सर्किट्स को पहचानना, कैसे पहचानेंगे अलग अलग सर्किट्स को, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है रूल 41 में कि हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट सर्किट को बाय सप्लायर। अब अगला रूल को पढ़ते हैं, रूल 44 को। इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर द रिस्टोरिंग ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक।
जैसे कि कोई आदमी रास्ते में जा रहा है और उसके ऊपर वायर गिर गया, जिससे वो ऊपर चला गया वो आदमी, तो बिजली विभाग वाला देखेगा कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा। वह जांच करेगा कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा उस आदमी को। वह रास्ते से जा रहा था या डंडा से ऊपर में जो वायर था उसको मार रहा था, क्या कर रहा था, कि इसमें उस आदमी का कोई गलती नहीं था। वायर के नीचे स्टे वायर नहीं दिया हुआ था, जिससे वह डायरेक्ट इसी के ऊपर गिर गया। नहीं तो अगर स्टे वायर दिया रहता तब वह वायर स्टे वायर में गिरता, जिससे यह इस आदमी को कुछ नहीं होता। और इसमें यदि गलती बिजली विभाग का पाया जाता है तो उसके द्वारा मुआवजा दिया जाता है। इसको मैं और डिटेल में बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि ये कॉलोनी है और इसी के बगल में एक फैक्ट्री लगा हुआ है। फैक्ट्री का जो लोड है वो इंडक्टिव है, और यह फैक्ट्री है इसलिए इसको यहाँ पे 33 kV का सप्लाई चाहिए। 220 वोल्ट का चाहिए नहीं, ज़्यादा वोल्टेज ही चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसको 33 kV का चाहिए, तो इसको एक दे दिया गया 33 kV, इसको डायरेक्ट 33 kV। उसके बाद इस कॉलोनी को, ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी को फिर 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करके, और फिर उसके बाद 11 kV को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करके इस पूरे सारे कॉलोनी को दिया जा रहा है सभी जगह। अब हो क्या रहा है कि इस फैक्ट्री में इंडक्टिव लोड होने के कारण यह ज़्यादा करंट खींच रहा है, इसमें करंट ज़्यादा खींच रहा है इंडक्टिव लोड होने के कारण। ज़्यादा करंट ना ले यह फैक्ट्री, इसलिए कैपेसिटर बैंक का यूज किया जाता है, लेकिन ये फैक्ट्री यूज नहीं किया है कैपेसिटर बैंक को। और क्या किया कि फिर कुछ दिनों में यह अपना इंडक्टिव लोड को और बढ़ा लिया, जिससे यहाँ पे करंट और बढ़ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे करंट ज़्यादा जाने से 33 kV की जगह पर 26 kV हो गया मान लीजिए। फैक्ट्री को तो इससे दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इधर क्या हुआ कॉलोनी वाले का कि इधर भी 26 kV हुआ। अब इस 26 kV को यह स्टेप डाउन करेगा। पहले 33 को 11 kV में बदल देता था, अब 26 को 11 kV में नहीं बदलेगा, क्योंकि इधर वोल्टेज कम है तो इधर भी वोल्टेज कम मिलेगा, स्टेप डाउन भी कम करेगा। तो मान लेते हैं कि यह 9 kV का स्टेप डाउन किया, और फिर एक बार स्टेप डाउन किया जाता है। 11 kV से कितना किया गया था उस समय 220, और अब 9 kV मिला यहाँ पे, यानी कि अब 9 kV को यह स्टेप डाउन करेगा। जब 11 kV को 220 में किया तो क्या 9 को भी 220 में करेगा? नहीं, यहाँ पे कम है, इसलिए इधर स्टेप डाउन में जो वोल्टेज आएगा वो भी कम आएगा। तो मान लेते हैं स्टेप डाउन किया 180 वोल्ट। अब इधर कॉलोनी में मिल गया 180 वोल्ट। अब कॉलोनी में 180 वोल्ट मिल गया तो हुआ क्या, चाहिए था 220 वोल्ट, मिल गया 180 वोल्ट। कॉलोनी में हुआ ये कि जितने घरों में बल्ब, पंखा या जो भी बिजली से चलने वाला सामान है ऑपरेट कर रहा था, वो सारा सामान ख़राब हो गया, उड़ गया, सब जल गया। और जिसके यहाँ कुछ नहीं चल रहा था, जिसके यहाँ ताला बंद है या है भी तो कुछ नहीं वह ऑपरेट करके रखा है, तो उसके घर तो बच गया। मान लेते हैं कुछ घरों में, इसका घर में, इसका घर में, इसका घर, ये तीनों घर में उपकरण चल रहा था उस समय, और सारे उपकरण क्या हो गए, जल गए, तो इसका भी नुकसान हो गया। मान लीजिए इसके घर में 50,000 का नुकसान हो गया। लैपटॉप चल रहा था, टीवी चल रहा था, पंखा, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब मिलाकर जितना भी चल रहा था उसका कॉस्ट 50,000 का था। इसके यहाँ 30,000 का सामान ख़राब हो गया, और इसके यहाँ 20,000 का ख़राब हो गया सामान। तब इन लोग सब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कॉल लगाएंगे, बोलेंगे कि अपने आप सारा चीज़ ख़राब हो गया। तब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आएगा, देखेगा कि ये सब हुआ कैसे। तब वह देखेगा कि यहाँ पे फैक्ट्री है जिसका लोड इंडक्टिव नेचर का है, और यह कैपेसिटर बैंक भी नहीं लगा के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे करंट ज़्यादा हो गया था,
जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया, और वोल्टेज कम होने के कारण यहाँ भी वोल्टेज कम हो गया, और यहाँ पे भी वोल्टेज कम हो गया। तो ये इसके घर में जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन हुआ? ये फैक्ट्री वाला। इसलिए बिजली विभाग वाला इस फैक्ट्री वाले को इस सब का मुआवजा देने को कहेगा, क्योंकि ये सब जो नुकसान है वो किसकी वजह से हुआ? इस फैक्ट्री वाले की वजह से। यहाँ ये सब जैसे दुर्घटना हुआ, ऐसा भी हो सकता है किसी का जान भी चल गया हो, कुछ कर रहा था और उससे जान भी चल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो भी हो सकता है, सारा का सारा मुआवजा कौन देगा? ये फैक्ट्री वाला देगा। और जब ऐसा हुआ उसी समय क्या करना है? पुलिस में जाके कंप्लेन करना है। पुलिस वाला कंप्लेन लिखेगा बिजली विभाग के खिलाफ, तब बिजली विभाग यहाँ पे देखने के लिए आएगा कि ये सब हुआ कैसे, और यदि उसका दोषी वह पाया जाता है, बिजली विभाग वाला ही दोषी पाया जाता है, तो वही इसका मुआवजा देगा, जो भी होगा सारा मुआवजा वो देगा। और यदि दूसरा कोई पाया जाता है नुकसान का कारण, दुर्घटना का कारण, तो उससे लिया जाएगा। यहाँ पे ये फैक्ट्री से ये सारा दुर्घटना हुआ, इसलिए यहाँ पे सारा मुआवजा किससे लेगा? बिजली विभाग वाला इस फैक्ट्री से लेगा मुआवजा, और उस मुआवजा को फिर बिजली विभाग किसको देगा? इस सब घरों में दे देगा जितना जितना का हुआ। इसको 50,000 इतना उसको दे देगा, इसको 30,000। ठीक है। अब अगला रूल 46 को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है पीरियोडिकली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। जो कंज्यूमर, जैसे कि कोई कंज्यूमर है, वह अपने यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा लिया है, तो क्या वह उस ट्रांसफार्मर को वैसे ही लगा के छोड़ देगा? उसको समय समय पर निरीक्षण करते रहना है। ट्रांसफार्मर में टेस्ट उस्ट जो होता है वो सभी करते रहना है। अब आगे है रूल 37। इसमें लिखा हुआ है सप्लाई टू व्हीकल्स क्रेन ETC। जैसे कि कोई बड़ी इमारत बनाना है, बहुत बड़ा इमारत बनाना है, हाई बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए जो ढलाई की मशीन होती है वो बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी लेती है। ऐसा भी हो सकता है कि वह स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी मांगे, वह बोले कि हमको 60 हर्ट्ज का चाहिए, इतना वोल्टेज का चाहिए, ये सप्लाई चाहिए। लेकिन क्या 1 साल के लिए चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए? नहीं, कुछ दिनों के लिए चाहिए। तो इसके लिए रूल नंबर 37 में लिखा हुआ है कि ऐसा सप्लाई देना है। और इस प्रकार के सप्लाई को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? कस्टमाइज इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। रूल नंबर 38, इसमें क्या लिखा हुआ है? केबल फॉर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। यानी कि पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए कौन सा केबल यूज करना है, इसके बारे में रूल नंबर 38 में लिखा हुआ है। रूल नंबर 50, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किससे सप्लाई करते हैं, कैसे यूज करना है उसको, ये सारा डिटेल रूल 50 में लिखा हुआ है। ये रूल हम लोग के लिए नहीं है, जो सप्लायर है उसके लिए ये रूल है। रूल 54, डिक्लेयर वोल्टेज सप्लाई टू द कंज्यूमर। जैसे कि कोई मशीन है एक जो 11 kV 2% टॉलरेंस में काम करेगा, लेकिन हमारे पास 11 kV तो है, लेकिन 3% का टॉलरेंस है, तो हम इस मशीन को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। वही चीज़ डिक्लेयर कर देता है सप्लायर, जिसका मशीन है उसको, कि हम इतना वोल्टेज नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसा मशीन मत मंगवाइए। हमारे यहाँ 11 kV 3% का टॉलरेंस है, 2% नहीं हो सकता है, इसके लिए आप दूसरा मशीन मंगवाइए जो 11 kV 3% का टॉलरेंस में चलेगा। तो यहाँ पे क्या किया, सप्लायर कंज्यूमर्स को डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास ये वोल्टेज अवेलेबल है, ये वोल्टेज का मशीन अगर आपके पास है तो हम दे सकते हैं आपको ये वोल्टेज, नहीं तो नहीं दे सकते। उसी प्रकार रूल है 55, डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। जैसे कि कोई भी चीज़ है 66 पर काम करेगा, 60 हर्ट्ज पर काम करेगा, 60 हर्ट्ज पर काम करेगा, और हमारे पास कितना है? 50 हर्ट्ज पर है। यदि इलेक्ट्रिसिटी 60 हर्ट्ज बनाकर दे सकता है तो ठीक है, और यदि नहीं दे सकता है तो भी बताना पड़ेगा कि हम 60 हर्ट्ज का सप्लाई आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जैसे कि आपके पास कोई 60 हर्ट्ज का मशीन है, तो उसको 60 हर्ट्ज का मशीन मतलब कि सप्लाई चाहिए। आप खरीदने से पहले आपको ये सब पता करना पड़ेगा कि 60 हर्ट्ज का हम मशीन खरीदना चाहेंगे, उसमें ये है,
तो सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि उस मशीन में ये सप्लाई लगता है तो आपके पास ये सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं इस फ्रीक्वेंसी का। अगर सप्लायर बोल देगा कि हाँ अवेलेबल है तो भी ठीक, नहीं है तो नहीं मंगवाना। तो वही जो सप्लाई डिक्लेयर किया वही चीज़ इसमें लिखा हुआ रहता है रूल 55 के में। ये रूल है 55 का। आगे है रूल 73। इसमें लिखा हुआ है सप्लाई टू एक्सरे बायोमेडिकल मशीन एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन। कुछ मशीन होता है जो हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे कि एक्सरे मशीन हो गया, बायोमेडिकल मशीन हो गया। इसी से रिलेटेड है रूल 73, इसी के सप्लाई से रिलेटेड है, सप्लाई टू एक्सरे बायोमेडिकल मशीन एंड हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशन। आगे आप नोट में लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है वो 3% तक होता है, यानी कि 48.5 से 51.5 हर्ट्ज तक। अब आगे हम देखते हैं रूल 78 को। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर। जो पहले ट्रॉली वायर होते थे अब तो ख़त्म हो गया है, वही चीज़ इसमें है, क्लियरेंस है कंडक्टर और ट्रॉली वायर के बीच में, इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब उस समय था तो उस समय का नियम है, अभी तक है। अब आगे है रूल 79। इसमें लिखा हुआ है क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम सर्विस लाइन। इसमें क्लियरेंस के बारे में लिखा हुआ है लो और मीडियम सर्विस लाइन के लिए। 3 प्रकार का क्लियरेंस होता है, ग्राउंड क्लियरेंस, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस, वर्टिकल क्लियरेंस। ज़मीन और ज़मीन के ऊपर जो वायर जा रहा है उसके बीच का क्लियरेंस को ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। बालकनी और सामने से वायर जा रहा है तो उसके बीच के क्लियरेंस को हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस बोलते हैं। और छत और उसके ऊपर, छत के ऊपर से वायर जा रहा है तब उसको वर्टिकल क्लियरेंस बोलेंगे, उसके बीच के क्लियरेंस को वर्टिकल क्लियरेंस बोलेंगे। रूल नंबर 80। इसमें क्या है कि क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, कि बिल्डिंग को हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए कितना क्लियरेंस होना पड़ेगा। रूल 79 में क्या था, वहाँ पे था लो और मीडियम वोल्टेज के लिए, और ये क्या है, यहाँ पे हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए क्लियरेंस है। रूल 88, गार्डिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें यह है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसको गार्डिंग करना है। जैसे कि ऊपर से वायर जा रहा है तो उसके नीचे स्टे वायर को लगा देना है, ताकि वह यदि वह वायर गिरे तो स्टे वायर में गिरे, डायरेक्ट ज़मीन पर या किसी के ऊपर ना गिरे। इसी प्रकार जितना भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है सब में कुछ ना कुछ गार्डनिंग होता है, तो उसी गार्डनिंग के बारे में रूल 88 में लिखा हुआ है। अब आप एक नोट में लिख सकते हैं ऑल द इक्विपमेंट इन पावर वायरिंग सेल बी ऑफ आयरन कोर्ड कंस्ट्रक्शन। और ये चीज़ किसके अंतर्गत है, 51 में। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितना भी इक्विपमेंट यूज हम लोग करते हैं पावर वायरिंग के लिए, यानी कि पावर वायरिंग में हम जितना भी इक्विपमेंट यूज करते हैं सब के सब आयरन कोर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इसमें आयरन कोर यूज होते हैं, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आगे ऑल द इंडक्शन मशीन सेल बी यूजिंग सम स्टेटर्स। ये वाला नोट है, ये 51 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, यही वाला केवल 51 रूल में था, ये नोट में है। नोट में क्या करना है कि जितना भी इंडक्शन मोटर है उसको स्टेटर, उसमें स्टेटर का यूज करना है। यदि हम डोल कर रहे हैं तो डोल स्टेटर यूज करते हैं, तो यह डोल स्टेटर किसके लिए यूज करते हैं, डोल स्टेटर या 0.75 किलोवाट के से नीचे के लिए करते हैं। और यदि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करना चाहें तब यानी कि 0.75 से 11 किलोवाट के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करना पड़ेगा। और 11 kV से 11 किलोवाट से ज़्यादा के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को यूज़ करना पड़ेगा। अब आगे नोट में लिखना है मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर दैट कैन बी यूज्ड फॉर पावर वायरिंग। यदि हम पावर वायरिंग के लिए कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए। यदि हम एलुमिनियम का यूज कर रहे हैं तब वह 2.5 mm² का होना चाहिए पावर वायरिंग के लिए कम से कम। और यदि हम कॉपर का यूज करते हैं तो कम से कम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.25 mm² का होना चाहिए। अब है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 54
फॉर लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज के लिए ±6% वोल्टेज वेरिएशन होना चाहिए, और हाई वोल्टेज के लिए 10% ±10% का वोल्टेज वेरिएशन होना चाहिए, और या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए भी यही होना चाहिए, ±10% का वोल्टेज वेरिएशन। रूल नंबर 61 में है प्रॉपर अर्थिंग मस्ट बी फॉर ग्रेटर देन 126 वोल्ट। यदि हम 126 वोल्ट से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जहाँ पर 126 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। रूल नंबर 49 लीकेज करंट एट कंज्यूमर इन इक्वल टू 1/5000 किसका, फुल लोड करंट का, यानी कि 1/5000 गुना IFL, इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं डिवाइस फॉर प्रोटेक्ट लीकेज। लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस लगाते हैं? पहला RCCB यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यह क्या होता है? यह करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, इट इज़ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। दूसरा ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यह वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है। हमारे घर में जो MCB यूज होता है वो यही होता है, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। आगे है रूल नंबर 76, इसमें क्या लिखा हुआ है? इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यह फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई यूनिट नहीं होता है, यह एक नंबर ही है। फॉर मेटल सपोर्ट के लिए 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। मेटल सपोर्ट यानी कि जो स्टील का खंभा रहता है वो, और वुडन सपोर्ट के लिए जो लकड़ी का खंभा है उसके लिए 3.0 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। और फॉर स्टे वायर ग्राउंड वायर इसके लिए 2.5 होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आगे नोट में क्या ध्यान रखना है? डेंजर प्लेट शुड बी 2.5 mm एबव ग्राउंड। डेंजर प्लेट को जो लगाएंगे वो ज़मीन से 2.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। और आगे बर्ड वायर प्रिवेंट क्लिम्बिंग ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्सन। बर्ड वायर क्या चीज़ होता है? जो घर के चारों ओर दीवार के ऊपर, घर के बाउंड्री के ऊपर जो वायर से चारों तरफ घेरा देते हैं उसी को कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसके जगह पर इस पर करंट भी छोड़ देते हैं इस वायर में, खास करके जेलों में। यह वायर क्या करता है कि प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड पर्सन से। आगे कलर ऑफ केबल। पहला सिंगल फेज लाइन। यदि आपके यहाँ सिंगल फेज लाइन का सप्लाई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिंगल फेज लाइन के लिए रेड वायर यूज करते हैं या ब्राउन कलर का वायर यूज करते हैं। और सिंगल फेज न्यूट्रल के लिए ब्लैक या ब्लू का, सिंगल फेज न्यूट्रल के लिए ब्लैक या ब्लू रंग का वायर। तीसरा सिंगल फेज प्रोटेक्शन ग्राउंड और अर्थ। यदि हम सिंगल फेज को प्रोटेक्शन के लिए ग्राउंडिंग और अर्थिंग करते हैं तो इसके लिए जो वायर यूज करेंगे वह ग्रीन होना चाहिए। थ्री फेज लाइन के लिए रेड येलो ब्लू। पहला लाइन रेड, दूसरा येलो, तीसरा लाइन के लिए ब्लू। अब यहाँ पे भी न्यूट्रल वायर होगा, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर को हम किससे करेंगे? ब्लैक से करेंगे। सिंगल फेज में न्यूट्रल किससे करते थे? ब्लैक या ब्लू से। यहाँ पे तो ब्लू हम लोग लाइन को दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम न्यूट्रल को ब्लैक से दिखा देते हैं। थ्री फेज प्रोटेक्शन ग्राउंड और अर्थ। थ्री फेज प्रोटेक्शन के लिए ग्राउंड या अर्थिंग हम लोग करते हैं, उसको या तो ग्रीन वायर से दिखाते हैं या ग्रीनिश वायर से दिखाते हैं। ग्रीन या ग्रीनिश वायर का यूज करते हैं। आगे नोट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोल जिसको हम ज़मीन में गाड़ते हैं, जैसे ये ज़मीन है इसको गाड़ते हैं तो कितना अंदर में ज़मीन के अंदर धंसाना है, ज़मीन के अंदर कितना गड्ढा खोद के इसको लगाना है। वह कितना लगाना है? 1/6। कितना लगाना है? 1/6, यानी कि पोल का जितना लंबाई है उसका 1/6 ज़मीन में गड्ढा करके उसको गाड़ देना है। जैसे कि L लेंथ ऑफ पोल है तो 1/6 ऑफ लेंथ ऑफ पोल्स इज बरीड इन ग्राउंड। ग्राउंड में 1/6 ग्राउंड कर देना है। किसका 1/6? लेंथ ऑफ पोल की। आगे है केबल इंसुलेशन। केबल इंसुलेशन के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगा? IS कोड 1255 में।
IES मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1255 में केबल इंसुलेशन के बारे में जानकारी मिलेगा। यह क्या चीज़ बताता है? दिस कोड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंच फॉर लाइंग अंडरग्राउंड केबल UGC, कि अंडरग्राउंड केबल हम लोग बिछाते हैं ज़मीन में, तो ऐसे नहीं ऊपर में बिछा देते हैं, गड्ढा करके बिछा देते हैं, उसी का इन्फॉर्मेशन इस कोड में दिया हुआ है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिजायर्ड मिनिमम डेप्थ ऑफ लाइंग द केबल इन द ग्राउंड। क्या किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है कि मिनिमम कितना गड्ढा होना चाहिए केबल बिछाने के लिए, अंडरग्राउंड केबल को ज़मीन पर बिछाने के लिए कितना गड्ढा करना पड़ेगा, वही चीज़ इसमें बताया गया। हाई वोल्टेज के लिए यानी कि 33 kV से 11 kV के लिए 0.9 मीटर का गड्ढा करते हैं। लो वोल्टेज यानी कि 3.3 kV से नीचे के लिए 0.75 मीटर का गड्ढा करते हैं, जबकि 2.2 kV या 22 kV या 33 kV के लिए 1.05 मीटर। आगे, केबल एट रोड क्रॉसिंग। केबल जब रोड क्रॉसिंग करता है उस समय गड्ढा कितना होना चाहिए? 1 मीटर। और जब वही केबल रेलवे को क्रॉसिंग करता है तब गड्ढा 1.01 मीटर होना चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम 1 मीटर डेप्थ मान सकते हैं। अब हम लोग धाराएँ पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन जो संविधान में है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को चोरी किया या सब स्टेशन से कोई भी सामान कोई चोरी किया, तब उस आदमी को सज़ा कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं, उसको सज़ा कौन सुनाएगा? कोर्ट में उसका सुनवाई होगा, कोर्ट वाला उसको सज़ा सुनाएगा, वही उसको सज़ा देगा। जैसे यदि आपके यहाँ चोरी होता है और वह चोर पकड़ा जाता है, तो उस चोर को सज़ा कौन देगा? आप दोगे? नहीं, कोर्ट देगा। कोर्ट बोलेगा कि इसको क्या सज़ा देना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। सेक्शन एक साइड और एक साइड रूल, यानी कि धारा और एक साइड नियम। धारा 134, इसमें क्या लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ कंप्रेशन और डैमेज ऑन ट्रांसफ़र। जैसे कि कोई आदमी कोई भी सामान मंगवा रहा है, ट्रांसफार्मर मंगा रहा है, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, या कोई भी चीज़ बहुत बड़ा सामान मंगा रहा है या कोई भी चीज़ मंगा रहा है और उसका वो पेमेंट हुआ कर चुका है, पता चला आने में ही, जिस समय कंपनी भेज रहा था अपनी गाड़ी से, आधा दूर आने के बाद उसका गाड़ी ही पलट गया, सब कुछ डैमेज हो गया, तब जो मंगवाया था वो कहेगा कि मेरे पास सामान आया ही नहीं, तुमने तो भेजा था लेकिन वह डैमेज हो गया, हमको तो कुछ नहीं मिला, ये आपकी गलती है, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। उसी से रिलेटेड चीज़ है सेक्शन 134 में। आगे 135, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई चोरी करता है तो उसको क्या सज़ा देना है, उसके बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 135 में। आगे 136 है, सेक्शन 136, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन और एंड मटेरियल। यदि कोई इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक मटेरियल को चोरी करता है, इलेक्ट्रिक सामान को चोरी करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 136 में। सेक्शन 137, सेक्शन 137, धारा 137, इसमें क्या लिखा है? पनिशमेंट फॉर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कि कोई सामान चोरी हो गया है और आपके यहाँ वो सामान मिल गया है, जो चोरी हुआ था सामान वो आपके यहाँ मिला, यानी कि आपने चोरी किया है, या जो भी चोरी किया है वह सामान मिल गया है, तो जिसको सज़ा देना है उसको उसके सज़ा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब आगे हम पढ़ते हैं करंट शॉक फॉर ह्यूमन बॉडी 50 हर्ट्ज के लिए। जैसे कि जब किसी को करंट लगता है 0 से 5 एम्पियर का, 0 से 5 मिली एम्पियर का, तब उसको थोड़ा सा झटका लगता है, यानी कि स्लाइटली शॉक। लेकिन वहीं जब 6 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर का करंट लगता है तो शॉक के साथ साथ लूज हो जाता है, लूज ऑफ मसल्स कंट्रोल, यानी कि उसके दिमाग और मसल्स, जो हिस्सा जिस पर करंट लगा हुआ है, उन दोनों के बीच कंट्रोल लूज हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, लूज हो जाता है। आगे 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर का
करंट, या पेनफुल होता है और शॉक होता है। पेनफुल शॉक होता है, शॉक तो लगेगा, लेकिन इसमें मरने का चांस तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो शॉक लगेगा वह पेनफुल होगा। आगे, यदि 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट हुआ तब सेवियर पेन होगा, चांसेस हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का, या चांसेस ऑफ डेथ। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आपका कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, और सेवियर पेन तो होगा ही। यानी कि ये सब होता है जब ग्रेटर देन 50 मिली एम्पियर का करंट लगेगा। अब आगे है रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यदि ह्यूमन बॉडी वेट कंडीशन में रहता है, भींगा हुआ कंडीशन में है ह्यूमन बॉडी, उस समय रेसिस्टेंस कितना हो जाता है 1000 ओम से 1 किलो ओम तक। लेकिन जब सूखा रहता है उस समय 100 किलो एम्पियर से 100 किलो ओम से 500 किलो ओम रहता है, यानी कि 0.1 मेगा ओम रहता है। अब आगे ईयर टू ईयर रेसिस्टेंस, एक कान से दूसरे कान, ये आदमी है, इसका एक कान ये है, एक कान ये है, इस कान से एक कान के बीच में रेसिस्टेंस कितना है 100 एम्पियर का, 100 ओम का। आगे हैंड टू फुट या हैंड टू फीट जो भी बोले, उसका रेसिस्टेंस कितना होता है 400 से 500। हैंड टू फुट कितना होता है 400 से 500 ओम। हाथ से पैर के बीच का रेसिस्टेंस 400 से 500 होता है। उम्मीद है मैंने जितना बताया उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।